हेलो एंड वेलकम। अभी आपका अनुभव 2 संपन्न हुआ होगा। उम्मीद है अनुभव 2 का अनुभव बेहतर रहा होगा। इसी क्रम में अभी हम लोग अनुभव 2 के प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस क्रम में सबसे पहली परिचर्चा हम लोग इतिहास व कला संस्कृति के प्रश्नों पर करेंगे। इस प्रश्न पत्र में इतिहास व कला संस्कृति के कुल 15 प्रश्न हैं। हम लोग इन्हीं 15 प्रश्नों को क्रमवार रूप में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी परिचर्चा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा। देखो, यह है प्रश्न संख्या 22। ये दिल्ली के लौह स्तंभ के बारे में, जो आयरन पिलर है दिल्ली का, उसके संदर्भ में यह सवाल पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कि इसमें से कौन से सही हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, यह दीर्घकाल तक पर्यावरणीय संपर्क के बावजूद संक्षारण कोरोजन के प्रति अपने असाधारण प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध है। सही बात है। आज भी जब भी आपने स्कूल टाइम से ये चीज सुन रखा होगा कि दिल्ली का जो मेहरौली का लौह स्तंभ है वो इस चीज के लिए कि लगभग 1500 साल से ज्यादा समय से खड़ा है और उस पर एक जरा जंग नहीं लगा है। तो अपने आप में प्राचीन भारतीय जो मेटलर्जी है, जो धातु कर्म है का व्यवसाय रहा है, उसकी उत्कृष्टता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इस स्तंभ पर मौजूद अभिलेख में एक शासक का उल्लेख है जिसकी पहचान सामान्यतः गुप्त काल से की जाती है। देखो, जो ये अभिलेख है एकदम क्लियर कट नहीं पता चलता है इस लौह स्तंभ पर जो अभिलेख है वो किसका है। उसमें एक शासक चंद्र नामक एक शासक की चर्चा मिलती है। संस्कृत में एक अभिलेख, ब्राह्मी लिपि संस्कृत में एक अभिलेख इस पर है जिसमें एक शासक चंद्र की चर्चा मिलती है, उसके विषय में जानकारी मिलती है। जो इतिहासकार हैं, जो पुरातत्वविद हैं, वो इसकी पहचान करते हैं गुप्त काल के चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से इसकी तुलना की जाती है, उसके बारे में माना जाता है। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि ये जो अभिलेख है और यह जो लौह स्तंभ है यह संबंधित किससे है, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपने डिटेल में पढ़ा होगा, बहुत ही सामान्य सा सवाल है, ठीक है, सामान्य से स्टेटमेंट है। गरुड़ स्तंभ के रूप में भी प्रयोग होता था। अब कई सारी बातें हैं जो एकदम से इस चीज को इंगित करती हैं कि यह गुप्त काल से संबंधित रहा है। तीसरा स्टेटमेंट है लौह स्तंभ दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर के भीतर स्थित है। यह भी बिल्कुल सही बात है। अगर आप दिल्ली में रहते हो, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, जब भी आप कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में गए होगे तो ये लौह स्तंभ भी वहीं पे दिखता है, ठीक है। तो कुतुब में मेहरौली वाला इलाका है और कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही ये दिखता है। ये देखो, यही है ये मेहरौली लौह स्तंभ। लगभग 7 मीटर या 23 फीट इसकी ऊंचाई है और ये एक महत्वपूर्ण दिल्ली में जो ऐतिहासिक स्थल हैं उसमें से एक ये महत्वपूर्ण है। तो कभी अगर आप नहीं गए हैं और मौका लगे तो जरूर एक बार देख के आइएगा। 3 के 3 स्टेटमेंट सही हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी। बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल प्रश्न संख्या 23 है। ये आपको सोमनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। सोमनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ है उसके संबंध में 3 शासकों का नाम दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार से कौन कौन से लोग संबंधित, इन शासकों में कौन कौन से शासक संबंधित थे। अब देखो, ये सवाल पूछा क्यों है। अभी अगर आप करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे होंगे, आई होप आप कर ही रहे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि अभी जनवरी के महीने में 8 से 11 जनवरी के बीच में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे इसमें। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, ठीक है। ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया 8 से 11 जनवरी 2026 को। इसी के कारण ये चर्चा में आ गया और ये सवाल बना है, ठीक है। हम इस पे बाद में एक बार फिर से बात करेंगे। मैंने संदर्भ आपको समझा दिया। ये सवाल इसलिए पूछा गया है कि ये चर्चा में, करंट में चर्चा में रहा था, ठीक। अब इसमें जो 3 शासकों के नाम दिए गए हैं, पहला नाम दिया गया है कुमारपाल, सोलंकी वंश के कुमारपाल। दूसरा है सोलंकी वंश के भीमदेव प्रथम और दूसरा है चुडमासा वंश के महिपाल प्रथम और तीसरा है सोलंकी वंश के भीमदेव प्रथम। देखो, इसमें तीनों शासक जो रहे हैं ये सोमनाथ के पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार से संबंधित रहे हैं,
ठीक है। अगर हम सोमनाथ टेम्पल की बात करें तो गुजरात में है, जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में इसकी पहचान की जाती है। एक स्तोत्र भी है 12 ज्योतिर्लिंग से संबंधित, जो 12 ज्योतिर्लिंग से संबंधित जो स्तोत्र है उसमें भी जो पहला नाम आता है वो सोमनाथ का आता है, तो पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में इसकी पहचान की जाती है। काफी, अगर इस मंदिर की बात करें तो इसका इतिहास जो है ईसा पूर्व से इसके यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं। भगवान शिव को समर्पित है, तो भगवान शिव की पूजा के प्रमाण मिलते हैं यहाँ। जो ऐतिहासिक कंटेक्स्ट में ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है महमूद गजनवी के अटैक के कारण। 1025-26 में जो है महमूद गजनवी का अटैक हुआ था सोमनाथ मंदिर पे। उसके बाद मतलब कई बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। महमूद गजनवी के कुछ भारत पर 17 जो आक्रमण हुए उसमें जो सबसे कुख्यात आक्रमण रहा था वो सोमनाथ मंदिर पर ही रहा था। तो 1025-26 में ये आक्रमण हुआ और अभी हम लोग हैं 2026 में। तो ये जो लगभग 1000 वर्ष का ये रहा है कि इतने आक्रमण के बाद भी, इतना भयानक तरीके से इसको बर्बाद किए जाने के बाद भी ये मंदिर फिर से अपने अस्तित्व में आया, फिर से अपने आप को स्थापित कर पाया। ये भारतीय संस्कृति की एक तरह से जो जीवटता है उसको प्रदर्शित करता है। इसी को इंगित करने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया अभी, ठीक है, कि 1000 साल की जो जीवटता रही है, इस पे आक्रमण हुए, इसके बाद भी महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद भी इस पर और भी आक्रमण के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मंदिर आज भी अस्तित्व में है, सस्टेन कर रहा है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण मतलब उपलब्धि है, भारतीय जीवटता की, भारतीय संस्कृति की जीवटता का प्रमाण प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसी संदर्भ में ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व था। तो जो महमूद गजनवी का अटैक हुआ उसके बाद सबसे पहले जो है 11वीं सदी में ये जो भीमदेव प्रथम है, सोलंकी वंश के ही शासक हैं, इनके द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। आगे सोलंकी वंश के ही कुमारपाल हैं 12th सेंचुरी में, इनके द्वारा भी इसका जीर्णोद्धार फिर से करवाया गया था, ठीक है। जो चुडमासा वंश के महिपाल प्रथम है 14th सेंचुरी में, इनके द्वारा भी इसका जो है एक तरह से जीर्णोद्धार करवाया गया था। जो महिपाल प्रथम है इनके पुत्र द्वारा भी इसके जीर्णोद्धार के प्रमाण मिलते हैं। आगे 18th सेंचुरी में अगर आपने पिछले अनुभव से कनेक्ट करा होगा तो 18वीं सदी में अहिल्याबाई होलकर द्वारा भी इसके जीर्णोद्धार के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो कभी अगर ऑप्शन में अहिल्याबाई होलकर का नाम आए तो उसको भी सही मान लीजिएगा, ठीक है। 18th सेंचुरी में देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा उत्तर भारत के कई मंदिरों को, घाटों को पुनर्जीवित किया गया, उसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। तो अगर ऑप्शन में इनका नाम रहता तो उनको भी हम शामिल कर लेते। आजादी के बाद 1951 में फिर से इस मंदिर को एक तरह से जीर्णोद्धार करके ओपन किया गया। तत्कालीन जो हमारे गृह मंत्री रहे थे और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, उनके प्रयासों से 1951 में ये मंदिर फिर से जीर्णोद्धार हुआ। तो हम कहाँ हैं अभी 2026 में। तो ये जो आजादी के बाद जो इस मंदिर का एक तरह से जीर्णोद्धार हुआ उसके भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हर तरीके से देखो 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं महमूद गजनवी के इस पे अटैक और उसके बाद इसके सस्टेन करने का। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ा बहुत आप इसके जो स्थापत्य है उसको भी आप साथ के साथ ध्यान में रख लेंगे। संभव है कि डायरेक्टली इन सारी बातों पे सवाल ना पूछकर थोड़े उसके स्थापत्य की विशेषता या गुजरात के जो मंदिर स्थापत्य हैं, जब हम नागर शैली के मंदिर की बात करते हैं तो अलग अलग उप शैलियां जो विकसित होती है उसमें गुजरात की जो उप शैली है उसके बारे में थोड़ा ध्यान रख लें, हो सकता है वहां से भी सवाल बन सकता है। क्लियर? देखो यही सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, ठीक है, यही सोमनाथ मंदिर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 24। इसमें कुछ भक्त संतों के नाम दिए गए हैं और उनको क्रोनोलॉजी पूछा गया है, ठीक है। देखो यूपीएससी का इस तरह का ट्रेंड रहा है। आपने पूर्व के प्रश्नों को अगर पीवाईक्यू एनालाइज करा होगा ढंग से तो आप देखोगे कि वो मिडिएवल हिस्ट्री में खास करके जो सवाल पूछे
जा रहे होते हैं या पूछे गए हैं, वहां पे वो क्रोनोलॉजी एक फेवरेट एरिया है, क्रोनोलॉजी से सवाल पूछ लेते हैं। पहले भी गुरु नानक देव के संदर्भ में कौन किसके समकालीन है, कौन किसका कालक्रम क्या है, इस तरह के सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो उसी को मतलब उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न फ्रेम किया गया है। आप में से जो बच्चे फाउंडेशन के होंगे उनके लिए बहुत आसान सा सवाल होगा, सबके लिए आसान ही होगा, बट फाउंडेशन वालों को स्पेशली मैंने यही मेंशन करके बताया था इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। देखते हैं इसमें इसमें सबसे पहले पहला नाम है श्रीमद शंकर देव का, दूसरा है ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर का, तीसरा है रामानुज का, और चौथा है तुकाराम का। क्रोनोलॉजी पूछा है कि कौन पहले कौन उसके बाद। तो इसमें अगर हम सबसे पहले की बात करें तो रामानुजाचार्य जो हैं ये सबसे, रामानुज या रामानुजाचार्य जो हैं ये सबसे पहले हो जाएंगे। ये 11वीं सदी के आचार्य रहेंगे, भक्ति आंदोलन से ही जुड़े रहेंगे और तमिलनाडु के क्षेत्र में इनका जन्म होगा। ठीक है, जो इनका जो सिद्धांत रहेगा विशिष्टाद्वैत का, अपने भक्ति आंदोलन में हमने डिटेल में बात किया था, भक्ति कैसे ओरिजिन हुआ, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, फिर आगे हमने समझा जो अलवार नैनार संत हैं और उसके बाद आचार्यों की भूमिका। तो उसमें सबसे पहले शंकराचार्य आ जाएंगे और उसके बाद शंकराचार्य के मत को काउंटर करने के लिए रामानुजाचार्य आएंगे या रामानुज आएंगे, ये 11वीं सेंचुरी में हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले 11वीं सेंचुरी में रामानुजाचार्य हो जाएंगे। उसके बाद देखोगे आप जो ज्ञानेश्वर हैं, संत ज्ञानेश्वर, ये 13वीं सेंचुरी के आसपास आएंगे और ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, लोकेशन भी आप ध्यान में रखिएगा, मैंने कहा था वो क्लास में भी आपको बताया है कि लोकेशन पे भी कौन से संत किस क्षेत्र से हुए, कई बार मैचिंग में उस तरह के सवाल भी दे सकते हैं, क्रोनोलॉजी दे सकता है, उनका क्षेत्र दे सकता है कि बेसिकली किस क्षेत्र से जुड़े रहे थे। तो ध्यान में होगा आपको, मैंने महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के बारे में काफी डिटेल से आपको समझाया था और उसी के बाद वहां भी मैंने इसी तरह से क्रोनोलॉजी में आपको लिखवाया था कि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, इस तरह से जो महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के संत रहे हैं उनका क्रोनोलॉजी हमें ध्यान में रखना है। तो 13वीं सेंचुरी में ये हो जाएंगे आपको महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन से जो संबंधित रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखोगे आप श्रीमद शंकर देव हैं, याद करो आपको ध्यान में होगा, मैंने शंकर देव के बारे में भी हमने पढ़ा ही है, असम के क्षेत्र में हो जाएंगे, ये 15th 16th सेंचुरी में होंगे, 15वीं 16वीं सदी, और ये असम के क्षेत्र में हो जाएंगे, कृष्ण भक्ति से संबंधित रहेंगे, सत्रिया डांस वगैरह काफी डिटेल में हमने समझाया। फिर अगर हम संत तुकाराम की बात करें तो ये शिवाजी के समकालीन होंगे 17वीं सदी में। ठीक है, और ये अगेन कहां हो जाएंगे, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया होगा, अभंग की रचना। ठीक है, तो इतनी बेसिक बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, क्रोनोलॉजी और एरिया निश्चित तौर पे आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, अभी आपका जो प्रीलिम्स रिवीजन आप कर रहे होंगे तो इन चीजों पे आप थोड़ा फोकस रखिएगा। अब इस हिसाब से अगर हम क्रोनोलॉजी में देखें तो सबसे पहले 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 और 4, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। ये वाइकोम सत्याग्रह से है। हाल ही में अपना शताब्दी वर्ष पूर्ण करने वाले वाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला है, यह त्रावणकोर रियासत में अछूतों को वाइकोम मंदिर के आसपास के सार्वजनिक मार्गों का उपयोग करने का अधिकार दिलाने के लिए आयोजित किया गया था। दूसरा है, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया क्योंकि यह हिंसक हो गया था। और तीसरा है, इस सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप वाइकोम मंदिर को सभी जातियों के लिए खोल दिया गया। आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, कौन सा कथन सही है। देखो, वाइकोम सत्याग्रह एक बहुत ही लैंडमार्क इवेंट माना जाता है। ठीक है, जो हमने बात करा था, जो भारत में जो जातीय आंदोलन रहा, जातियों से जो भेदभाव या छुआछूत की जो एक कुप्रथा रही, उसको काउंटर करने के दिशा में ये एक बहुत बड़ा मतलब मील का पत्थर माना जाता है। वाइकोम एक टेम्पल है। ठीक है, केरला के क्षेत्र में एक मंदिर था, ध्यान ही होगा आपको। ठीक है, यहीं पे ये वाइकोम सत्याग्रह हुआ। जो मंदिर में प्रवेश तो नहीं ही दिया जा रहा था जो तथाकथित निम्न जाति के लोग थे,
साथ ही साथ उसके आसपास के सड़कों पर भी चलने से मनाही थी उनको। इसी के विरुद्ध यह मतलब सत्याग्रह, वैकोम सत्याग्रह हुआ और 1924-25 में हुआ। गांधी जी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी जी खुद भी गए थे 1925 में इस सत्याग्रह के समर्थन में। आगे चलकर नवंबर 1925 में यह सत्याग्रह वापस लिया जाता है, जब एक समझौता होता है जो उस टाइम त्रावणकोर के पुलिस कप्तान थे पिट, उनके और गांधी जी के बीच। तब जाके ये आधिकारिक रूप से नवंबर 1925 में ये सत्याग्रह वापस लिया जाता है। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान में होंगी। तो बेसिकली इससे अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। त्रावणकोर रियासत जो केरला है, आज का जो केरला है वो त्रावणकोर रियासत ही था, में वैकोम मंदिर के आसपास के सार्वजनिक मार्गों का उपयोग करने का अधिकार दिलाने के लिए आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया, गलत है। अभी मैंने कहा कि महात्मा गांधी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, स्वयं केरला गए थे, स्वयं उन्होंने जो वैकोम का क्षेत्र है वहां उसको विजिट किया था, क्योंकि यह हिंसक हो गया था। यह बात भी गलत है। पूर्णतः अहिंसक आंदोलन रहा था यह, पूर्णतः अहिंसक सत्याग्रह रहा था यह। ठीक। तीसरा देखो, इस सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप वैकोम मंदिर को सभी जातियों के लिए खोल दिया गया, नहीं, यह भी गलत है। इसके लिए लगभग 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 1936 में जो त्रावणकोर के महाराज होंगे ना, उनके द्वारा एक घोषणा किया जाएगा जिसके बाद जो सभी टेंपल होंगे उसमें सभी जातियों के प्रवेश को की अनुमति दी जाएगी। वैकोम सत्याग्रह की उपलब्धि क्या रहेगी कि जो सड़क थे, जो वैकोम टेंपल के आसपास के सड़क थे, उस पर जो तथाकथित निम्न जाति के लोगों को चलने से प्रतिबंधित किया गया था, उस निर्णय को वापस लिया गया, या वो अधिकार दिया गया उनको उस सड़क पर चलने का। मंदिर में प्रवेश का अधिकार 1936 में मिलेगा, जो त्रावणकोर के महाराज होंगे उनके द्वारा। ये एक बड़ा मतलब लैंडमार्क इवेंट माना जाता है वैकोम सत्याग्रह, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। जो 1920 और 30 के दशक में आप देखोगे, अलग अलग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की धाराओं में अलग अलग चीजें समाहित होती है, तो उसमें एक जो अछूत उद्धार कार्यक्रम रहा, उसके दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है, बहुत एक लैंडमार्क इवेंट माना जाता है। इसके कुछ प्रमुख नेताओं के बारे में अगर हम बात करें तो आपने के कलप्पन के बारे में पढ़ा होगा, टी के माधवन के बारे में पढ़ा होगा। महात्मा गांधी थे ही, पेरियार थे। महिलाओं की भी भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण रही थी, नागमयी, कन्नमल, इनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही थी। तो एक स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट गलत है। पूछा है कितना सही है, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखो, ये मैप इसमें आपके प्रश्न में सही से ओपन नहीं हो रहा है, बट जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसमें आपको चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, ये स्लाइड बनाने में लग रहा है, जो पूरा मैप है वो आया नहीं है, बट आप अपने क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। इसमें भारत का मैप दिया है और कहा गया है कि ये स्थल, 4 स्थल डिनोट किया गया, 1 2 3 4। कह रहा है कि ये स्थल 3री से 6ठी शताब्दी ईस्वी के काल के महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र राज्य थे, और पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें मैचिंग सही नहीं है। ठीक है, पहला है स्थल 1 जो है, ध्यान में रखना है, पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। पहला जो है ये कह रहा है गुप्त साम्राज्य, बिल्कुल सही। अगर आप इसको लोकेशन को देखोगे तो ये लगभग वाराणसी के आसपास का क्षेत्र पड़ेगा, और गुप्त साम्राज्य के बारे में हम जानते हैं कि पाटलिपुत्र और वाराणसी के क्षेत्र में उसका जो केंद्रीय क्षेत्र था वो रहा था। दूसरा आप देखोगे, अगर आप मैप से देखो इसको, तो ये जो दूसरा क्षेत्र दिख रहा है ये आज के असम में दिख रहा है, और आपका मैचिंग दिया हुआ है कामरूप राज्य। आप अवगत हैं कि कामरूप का क्षेत्र जो था वो वर्तमान जो आज का असम राज्य है उसमें था। तीसरा आप देखोगे ये चालुक्य राजवंश से दिया हुआ है। आप देखो ये चालुक्य राजवंश है, ये थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। ये वर्तमान आप देखोगे एमपी और आपको जो महाराष्ट्र का बॉर्डर है वो उसके आसपास है। ये चालुक्य क्षेत्र के एक तरह से सीमावर्ती क्षेत्र में रहेगा। जो चालुक्य की हम चालुक्य राजवंश के बारे में बात करें तो चालुक्यों की उत्पत्ति जो प्रारंभिक रूप से होगी वो 6ठी शताब्दी के आसपास हो जाएगी, और इनका जो मूल क्षेत्र रहेगा वो दक्कन के क्षेत्र, महाराष्ट्र और जो कर्नाटक का क्षेत्र रहेगा वो रहेगा, और इनका सबसे प्रमुख राजनीतिक केंद्र जो रहेगा इनिशियली वो बादामी या वातापी होगा।
तो चालुक्य का जो क्षेत्र होगा बादामी या वातापी, अगर उस हिसाब से देखें तो बादामी या वातापी आपको इधर पड़ेगा कर्नाटका के क्षेत्र में। बाद में इनकी जो दूसरी राजधानी होगी वो एहोल के क्षेत्र में होगी, ये भी कर्नाटक में ही होगा। तो ये वाला इलाका जो है ये चालुक्यों के किसी प्रमुख राजनीतिक केंद्र या राज्य से डायरेक्टली नहीं जुड़ता है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ये मैचिंग नहीं है। ठीक है, तीसरा चालुक्य राजवंश से चालुक्य का क्षेत्र नहीं होगा। इनफैक्ट बाद में चालुक्य, पूर्वी चालुक्य जो बेंगी के चालुक्य होंगे वो, और पश्चिमी चालुक्य जो होंगे जो कल्याणी का क्षेत्र होगा, अगर हम उसके संदर्भ में भी देखें तो भी ये सही नहीं बैठेगा। और यहाँ पे आपको टाइम पीरियड भी स्पेशली मेंशन कर दिया है 3री से 6ठी शताब्दी के बीच में। तो इस टाइम तक पूर्वी और पश्चिमी चालुक्य के रूप में अलग अलग चालुक्य की शाखा विभाजित नहीं होगी। ये इनिशियल जो बादामी या वातापी के चालुक्य होंगे वही रहेंगे। टाइम पीरियड को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, उस हिसाब से भी ये चालुक्य राजवंश के साथ सूटेबल नहीं बैठता है। अंतिम देखोगे आप, चौथा जो साइट है जो आप इसमें तो नहीं दिख रहा है आपको, मैं अलग से एक मैप बना के बता दे रहा हूं, ये यहां पे दिखा रहा है और ये पल्लव राजवंश से संबंधित है। पल्लवों का क्षेत्र जो है, पल्लव अस्तित्व में आ जाएंगे इस टाइम तक, और इनकी जो राजधानी या सब केंद्रीय क्षेत्र होगा वो कांचीपुरम होगा। ठीक है, जो वर्तमान उत्तरी तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो ये कांचीपुरम का क्षेत्र होगा। तो ये मैचिंग है, जो चौथा है पल्लव राजवंश से संबंधित है, तो ये मैचिंग है जो आप प्रश्न पत्र में देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार पूछा है कौन सा मैचिंग नहीं है, तो विकल्प सी हमारा उत्तर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न संख्या 27 है। ये देखो, जो दक्कन राइट्स रहा था, दक्कन दंगा या दक्कन उपद्रव, उसके बारे में ये सवाल पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है और उस पे सवाल है। अगेन जो क्लास फाउंडेशन के बच्चे होंगे उनको बहुत ये वैसे भी आसान है। जो द्वितीय चरण का, हम इसको बांट कर पढ़ते हैं, जो भी कृषक आंदोलन रहे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, तो द्वितीय चरण के जो कृषक आंदोलन रहे थे उससे संबंधित है ये। ठीक है, दक्कन राइट्स 1875 में, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है। ये दंगे मुख्यतः बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रैयतवाड़ी क्षेत्र में हुए थे। बिल्कुल सही, मैंने आपको लिखवाया होगा, अगर आपको ध्यान में होगा, कि महाराष्ट्र का जो अहमदनगर, पुणे और सोलापुर का क्षेत्र होगा मूलतः उस क्षेत्र में केंद्रित होगा। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का क्षेत्र होगा, और कौन सी व्यवस्था होगी भू राजस्व की इस क्षेत्र में, तो भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था होगी। तो पहला स्टेटमेंट तो भाई बिल्कुल सही है। कहां हुआ? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, रैयतवाड़ी क्षेत्रों में। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है कृषक आक्रोश के तत्कालिक लक्ष्य यूरोपीय बागान मालिक थे। नहीं भाई, यूरोपीय बागान मालिक नहीं थे। ठीक है, इस टाइम इतनी समझ ही नहीं थी इनको। याद करो, मैंने बताया था राष्ट्रवाद की बहुत बेहतर समझ नहीं हो पाएगी। प्राइमरी टारगेट कौन होंगे? शोषण कौन कर रहा होगा? महाजन। तो महाजनों के विरुद्ध होगा, बागान मालिक नहीं होगा, महाजनों के विरुद्ध। एक अलग से मैंने आपको पॉइंट भी लिखाया था कि महाजनों का सामाजिक बहिष्कार किया गया था। ठीक है, इसकी एक यूनिक मतलब फीचर रही थी, जो आगे चलकर सामाजिक बहिष्कार जो गांधीवादी चरण में भी हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें महाजनों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। अगर आप याद कर पा रहे हो तो मैंने बोला था, जब महाजन गांव छोड़कर, क्षेत्र छोड़कर जा रहे थे, तो उनको जो तांगा गाड़ी था वो भी नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट देखो, ये कह रहा है इसका एक प्रमुख अंतर्निहित कारण कृषकों की ऋणग्रस्तता था। बिल्कुल सही बात। किसान आंदोलन का, जो भी किसान विद्रोह, किसान आंदोलन होंगे, उसका सबसे प्रमुख कारण एक ऋणग्रस्तता रहेगा। ऋणग्रस्तता क्यों रहेगी? एक तो जो भू राजस्व की दर है वो काफी अधिक रहेगी। आप रैयतवाड़ी में भू राजस्व की दर बहुत अधिक थी। अब स्पेसिफिकली दक्कन दंगा में क्या हुआ था? दक्कन दंगा में हुआ था, याद करो, आपको मैंने बताया था, अमेरिकी गृह युद्ध के कारण क्या हुआ था, कुछ टाइम के लिए कपास का मूल्य बढ़ा था, जिसका मुनाफा कुछ किसानों को मिला भी था, कुछ जो बड़े किसान थे। सडनली जब अमेरिकी गृह युद्ध खत्म होता है तो कपास का अगेन फिर क्या हुआ, कपास अमेरिका से ब्रिटेन जाने लगा। तो जो बाधित हुआ था मार्ग कपास जाने का, वो फिर से चालू हो गया। तो अगेन जो भारत के कपास उत्पादक किसान थे उनको नुकसान होने लगा। उसके कारण कपास की खेती, कपास एक वाणिज्यिक फसल है, उसकी खेती के लिए अधिक से अधिक पूंजी लगती थी। तो एक तरह से महाजनों से जो ऋण लिया था,
ऋणग्रस्तता बढ़ी, ठीक है, थोड़ा आपदा का सिचुएशन आया, उसमें भी दर जो भू राजस्व की दर थी उसको भी कम नहीं किया गया। इन सब कारणों से इन सब का सम्मिलित प्रभाव क्या रहा, दक्कन दंगे के रूप में, किसान विद्रोह के रूप में हुआ। ये ध्यान है आपको, हिंसक भी रहा था, हिंसक दोनों तरह का रहा था ये, ठीक। तो पहला और दूसरा पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। पूछ रहा है कितने कथन सही हैं, तो बी हो जाएगा, केवल 2, ठीक। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। ये पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ भारतीय नाट्य कला का प्राचीनतम व्यवस्थित विवरण प्रदान करता है? ऋग्वेद, अर्थशास्त्र, नाट्य शास्त्र, शिल्पाधिकारम। बहुत ही आसान सवाल है, मतलब आपने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, इतना तो जान ही रहे होंगे कि जो भारतीय नाट्य कला है, नृत्य और नाट्य कला है, उसका एक क्लासिकल फॉर्म कौन रिप्रेजेंट, एक क्लासिकल रूप में उसके एक पूरे विकास को किस ग्रंथ में विस्तृत चर्चा की गई है, तो नाट्य शास्त्र में। ये नाट्य शास्त्र जो इसका जो मतलब रचयिता रहे या रचनाकार रहे, भरत मुनि रहे हैं, ठीक है। संस्कृत में है, याद करो साहित्य का अपना, जब भी कोई साहित्य है इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। टाइम पीरियड इसका माना जाता है 2nd सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी एडी तक, ठीक है। तो ये नाट्य शास्त्र भरत मुनि का, इसमें एकदम क्रमिक रूप से नाट्य, भारतीय नाट्य कला का व्यवस्थित विवरण प्रदान किया गया है, ठीक है। इसमें देखो जो एक और चीज आप यहां ध्यान रख सकते हैं, ये जो नाट्य शास्त्र है इसको यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को की, चाहो तो आप नोट कर सकते हो, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में भी शामिल है, ठीक है, वर्ल्ड रजिस्टर। इसके साथ साथ जो है इसमें पूरा जो मतलब 36,000 से अधिक श्लोक हैं नाट्य, अभिनय, संगीत, भाव, रस आदि पर। 36,000 से अधिक श्लोक हैं, मतलब हर चीज के बारे में काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। साथ ही साथ आप इसमें जो रस की चर्चा है, आपने सुना होगा ना, श्रृंगार रस, हास्य रस, रुद्र रस, भयानक रस, इस तरह की। तो जो 8 रस हैं, रसों को 8 भागों में बांटा गया है, उन सब के बारे में काफी डिटेल में बताया गया है। तो अपने आप में जो भारतीय नाट्य कला है उसका एकदम से समझो कि ये उसका एकदम सबसे आधार, उसका एकदम एक तरह से कह सकते हो, हम बाइबल नहीं बोलेंगे, हम वेद बोलेंगे। तो जो नाट्य, भारतीय नाट्य शास्त्र रहा है उसका एक तरह से ये वेद है। सारी चीजें एकदम क्रमिक रूप से काफी डिटेल में समझाई गई है, ठीक। आपको ध्यान में होगा ही, इतनी चीजें जो हमने यहां मेंशन करा है उसको आप साथ के साथ ध्यान में रख सकते हैं, ठीक। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। ये अगेन आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। 2 नृत्यों के बारे में इसमें दिया गया है, कथकली और मोहिनी अट्टम। दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं, आपको शास्त्रीय नृत्यों के बारे में थोड़ा सा विशेष समझ रखनी है। टोटल जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, जो क्लासिकल डांस है उसको लेकर आप इतना ध्यान में जरूर रखें। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं भाई, तो 8। पहली बात ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा, रखना क्या है इसमें ध्यान में, तो एक तो आप ध्यान में रखिए कि कौन से राज्य से संबंधित है, क्या इसकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है। ये 3 चीजें शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कुछ जो प्रमुख विशेषताएं उसको ध्यान में रखिए, और कौन से राज्य से संबंधित है ये ध्यान में रखिए। लगभग जब भी सवाल पूछा गया है इसी दायरे से पूछा गया है, आप आराम से मैनेज कर लेंगे। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कथकली पारंपरिक रूप से महिला कलाकारों द्वारा किया जाता है, जबकि मोहिनी अट्टम मुख्यतः पुरुष नर्तकों द्वारा किया जाता है। गलत है, उल्टा है। जो कथकली है, अभी हम समझेंगे, आपको पता ही होगा, कथकली जो है वो परंपरागत रूप से जो है पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है, और मोहिनी अट्टम जो है वो परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये महिलाओं द्वारा
ठीक है, महिला एकल नृत्य है ये, और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक, तो उल्टा दे दिया है। अगर आपको इसका इमेज भी, अभी मैं इमेज दिखाऊंगा, अगर आपके दिमाग में इमेज भी रहता तो आप इजीली ये समझ लेते। नृत्यों के बारे में दो चीजें हैं, आपने अभी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की हमने बात किया, उसी में चर्चा है। नृत्य के दो रूप होते हैं, लास्य और तांडव। लास्य समझ लो कि थोड़ा सा सॉफ्ट वाला जो वर्जन है वो, तो जो मोहिनी अट्टम है वो लास्य से संबंधित है। ठीक है, जो कथकली है वो तांडव से संबंधित है, इसमें रौद्र रूप, बल, शक्ति का प्रदर्शन होता है, और उसमें कोमलता का प्रतीक, कोमलता का प्रदर्शन होता है। ठीक है, तो वो ऐसे भी ध्यान में रखोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। कभी इस तरह से भी स्टेटमेंट दे सकता है कि ये लास्य को रिप्रेजेंट करता है, ये तांडव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, दूसरा देखो, चेहरे के विस्तृत श्रृंगार और मुखौटों का उपयोग कथकली में सामान्य है लेकिन मोहिनी अट्टम में नहीं। बिल्कुल सही बात है। आप काफी भयानक मेकअप रहता है, ठीक है, और जो उस पे मतलब समझो कि पच्चा और कठी बोलते हैं, चेहरे का मेकअप होता है बहुत, एक तरह से समझो कि मुखौटा लगाया जाता है, और आंखों का जो एक्सप्रेशन होता है वो बहुत शानदार होता है इसमें कथकली में। तो वो इसकी एक यूनिक विशेषता रही है। ठीक है, इसमें जो महाभारत और रामायण या और जो पौराणिक गाथाएं हैं उनसे कहानी, जो विषय वस्तु है, वहां से ड्रॉ किया जाता है कथकली में। जो मोहिनी अट्टम है, ये आप में एक कहानी, जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक कहानी बहुत प्रचलित है भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की। ठीक है, तो ये उसी से संबंधित या उसी से प्रेरित है। भगवान विष्णु ने एक मोहिनी नाम की सुंदर नर्तकी का रूप लिया था, और उन्होंने जो नृत्य किया वहीं से ओरिजिन माना जाता है मोहिनी अट्टम का, उसी से संबंधित है ये। तो दूसरा स्टेटमेंट तो भाई बिल्कुल सही है। पूछा है कौन सा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, बी सही हो जाएगा हमारा। देखो ये जो है ये कथकली है, देख रहे हो एकदम से कितना भयानक और रौद्र रूप वाला बल, शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। मुखौटा चेहरे पे देख रहे हो, बहुत सारा मेकअप है, भारी मेकअप है। तो ये और आमतौर पे ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये देखो मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम थोड़ा एकदम दिख के ही, इमेज देख के ही लग रहा है कि कंपैरेटिवली काफी सॉफ्ट सा है। ठीक, बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 70। ये अगर आप अनुभव के पिछले साल के अनुभव को देखोगे तो लगभग इस तरह के सवाल यूपीएससी में पूछा जाता है। यहाँ 3 मैचिंग है, और अनुभव में हमने पहले भी इस तरह के सवाल दिए हैं। ये 3 स्तूप हैं, बौद्ध स्तूप हैं, और उनके मैचिंग के बारे में, उनका वर्तमान लोकेशन और किस लिए वो महत्वपूर्ण है, वो दिया गया है, और पूछा गया है कि कौन सा सही है। पहला देखोगे धमेख स्तूप है, और इसकी आधुनिक अवस्थिति बिहार बताया गया है, और इसका महत्व बताया गया है कि बुद्ध के प्रथम उपदेश का स्थल। देखो जो धमेख स्तूप है ये बिहार में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के पास, जो वाराणसी के पास सारनाथ है, वहां पे है। और यहाँ पे ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो अपना पहला ज्ञान दिया था अपने 5 शिष्यों को, उसी से संबंधित है ये धमेख स्तूप। ठीक है, तो ये दूसरा वाला जो है ये गलत हो गया, बिहार नहीं यूपी हो जाएगा। बाकी ठीक है, धमेख स्तूप संबंधित है बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थल से। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा है आपको पिपरहवा स्तूप। ये पिपरहवा स्तूप उत्तर प्रदेश दिया गया है, और बुद्ध के उन अवशेषों का स्थल जो शाक्य वंश को दिए गए थे। बिल्कुल सही बात है। ये जो पिपरहवा स्तूप है ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में है, वर्तमान जो सिद्धार्थनगर जिला है उसमें है, और यहां पे बुद्ध के अवशेषों का स्थल है। मतलब इसका यूनिक क्या है, इसमें बुद्ध के अवशेष रहे हैं। ठीक है, उसी से संबंधित है। तो ये वाला तो सही मैचिंग है, पिपरहवा स्तूप। तीसरा देखोगे आप, तीसरा है रामभार स्तूप। रामभार स्तूप दिया गया है नेपाल बुद्ध का जन्म स्थान। नहीं, अगर रामभार या रामाभार स्तूप के बारे में बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है, कुशीनगर में है, जो वर्तमान कुशीनगर है उसमें है। और इसका अगर कुशीनगर में है तो ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था,
ठीक है, जो एक तरह से समझ लो कि जो अंतिम संस्कार हुआ था महापरिनिर्वाण, जब उन्होंने शरीर त्याग किया था, उससे संबंधित है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो रामभार स्तूप जो है, ये एक तो लोकेशन भी गलत है, नेपाल नहीं होगा, ठीक है। बुद्ध का जन्म स्थान, ये भी रामभार स्तूप से संबंधित नहीं है। बुद्ध का जन्म स्थान जो रहा है वो लुम्बिनी है, आसान बात है, सबको पता है, ठीक है, और वो नेपाल में पड़ता है। रामभार स्तूप जो है कुशीनगर में है, और ये महापरिनिर्वाण से, ठीक। तो केवल एक सही है, जो दूसरा वाला मैचिंग है वो सही है, पहला और तीसरा गलत है। सही उत्तर हमारा विकल्प ए हो जाएगा। ये देखो, ये जो है आपको, ये जो आपको धमेख स्तूप है उसका ये है। दूसरा देखो, ये पिपरहवा स्तूप है, सिद्धार्थनगर जिले में है, हमने बात किया। ये मैं शेयर करवा दूंगा, आप देख ले, आपने ऐसे भी आपको पता ही होगा। और ये रामभार स्तूप है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगेन प्रश्न संख्या 71। अगेन ये मॉडर्न हिस्ट्री से है, और हमने जो आपने फाउंडेशन में डिस्कस किया ही होगा, सबने किया होगा, हमने भी काफी डिटेल में डिस्कस किया है इसके बारे में। ये महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय संघर्ष में महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिया गया है। रानी चेन्नम्मा ने 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उनके दत्तक उत्तराधिकारी को मान्यता देने से इनकार करने के बाद उनके विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध का नेतृत्व किया। बिल्कुल सही बात, मैंने आपको बताया होगा, कित्तूर चेन्नम्मा, याद है, आज का जो कर्नाटक का क्षेत्र है, कित्तूर में रानी चेन्नम्मा का विद्रोह। लोकेशन भी ध्यान रखिए, लोकेशन पे भी सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा देखो, बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिजरिस कादिर या बिजरिस कद्र की संरक्षिका के रूप में लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। ये भी सबको पता ही होगा। तीसरा, ये भी बहुत फेमस है, रानी गौडिनेल्यू ने 1930 के दशक में नागा पहाड़ियों में हेराका आंदोलन, ये जो हेराका आंदोलन है, इसी को मतलब जेरा जो ये हेराका आंदोलन है, ये आपको मणिपुर क्षेत्र में नागा आंदोलन रहा था। ये जो रानी गौडिनेल्यू हैं, ये नागा जनजाति से संबंधित थी, और 1930 से 32 सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय था। ये जो हेराका आंदोलन है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। इसको जिया दरांग आंदोलन भी कहते हैं। सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी, सबने पढ़ा होगा, बहुत ही सामान्य सी बात है ये, ठीक। तो उसी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस बार के जो आपके इतिहास और कला संस्कृति के प्रश्न हैं, पिछले अनुभव की तुलना में, अगर जहां तक मेरा अनुभव है तो वो पिछले अनुभव की तुलना में तुलनात्मक रूप से थोड़े आसान प्रश्न हैं। अगला देखो, प्रश्न संख्या 72 आपकी स्क्रीन पर है। ये सातवाहन राजवंश के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, और पूछा गया है कि कौन सा इसमें से सही है। पहला है, प्रतिष्ठान और अमरावती सातवाहनों की महत्वपूर्ण राजधानियां थे। बिल्कुल सही बात, पहली राजधानी प्रतिष्ठान रही थी, ठीक है, और दूसरी राजधानी अमरावती रही थी। तो बिल्कुल सही है, प्रतिष्ठान और अमरावती सातवाहनों की महत्वपूर्ण राजधानी थी। सातवाहन राजवंश के बारे में भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, आंध्र सातवाहन के रूप में भी हम जानते हैं, ठीक है। मौर्योत्तर काल में जो दक्कन का इलाका है, उसमें सातवाहन राजवंश की एक तरह से मजबूत एक शासन प्रणाली और मजबूत राजवंश के रूप में उभरते हैं मौर्योत्तर काल में। संस्थापक के रूप में मैंने कहा था आपको 3-4 बेसिक चीजें आपको जरूर एंशिएंट मेडिएवल में ध्यान रखनी है। कोई भी जो राजवंश है, टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा, एरिया ध्यान रखिएगा, और कौन से एरिया ध्यान रखिएगा, संस्थापक कौन थे, और एकाध जो बहुत पिकुलियर या बहुत विशेष तथ्य हो, कुछ प्रमुख शासक और एकाध जो बहुत विशेष तथ्य हो। तो मौर्योत्तर टाइम पीरियड, जो आज का महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, तेलंगाना का क्षेत्र देख रहे हैं, वो जो दक्कन का इलाका है, ठीक है। संस्थापक सिमुक हो गए, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र बल्लवी, ऐसे मतलब 2-3 शासकों के बारे में आपको नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है।
भूमिदान की प्रथा के लिए, अमरावती कला के लिए ये काफी फेमस रहा। अमरावती, नागार्जुन कोंडा वगैरह जो सातवाहन काल के कला के प्रमाण मिलते हैं। ये बेसिक तथ्य जो है आपको इतना ध्यान रखना है। एक और चीज इसमें बड़ा यूनिक रहा था कि अपने नाम के साथ जो सातवाहन शासक थे वो अपनी मातृवंशीय परंपरा में, हालांकि पुरुष प्रधान ही रहा था, लेकिन अपनी माताओं का नाम जोड़ने की एक प्रथा मिलती है। ठीक, तो इतनी बेसिक बातें पता है तो देखो फिर तीनों स्टेटमेंट पता चल जाएगा। दूसरा, सातवाहनों द्वारा निर्गत सिक्कों पर प्रायः जहाजों का चित्रण मिलता है। सातवाहन मौर्योत्तर काल में पहली बार हमें बड़ी संख्या में सिक्के दिखते हैं। मौर्य काल में पंचमार्क आहत सिक्के ही चल रहे थे, पहली बार जो है अलग अलग टाइप के सिक्के हमें मौर्योत्तर काल में दिखते हैं। इस कारण भी मौर्योत्तर काल के सिक्कों को हमें अलग से और थोड़ा विशेष ध्यान में रखना होता है। सातवाहन सिक्के भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं एक इमेज दिखाऊंगा जिसमें ये जहाज वाला सिक्का, ये देखो, ये इमेज देखोगे, इस पे ये जहाज इंगित है, और जहाज अगर बना हुआ है तो ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इससे ये संदर्भ निकाला जा सकता है कि इनके विदेशी व्यापार या इनके समुद्री व्यापार को दर्शा रहा है, समुद्री व्यापार की स्थिति को दर्शा रहा है। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा, सातवाहनों ने केवल ब्राह्मणवादी परंपराओं को संरक्षण दिया, अन्य धार्मिक संप्रदायों का समर्थन नहीं किया। ये गलत है। देखो, आपको भारतीय इतिहास में बहुत विरले ही, विशेष करके प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें तो बहुत रेयर उदाहरण होगा कि वो धार्मिक कट्टरता का प्रमाण दिखेगा। धार्मिक सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता रही है और इसका प्रमाण हमें प्राचीन भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। आप पाल काल को देख सकते हो, आप गुप्ता पीरियड को देख सकते हो, आप सातवाहनों को देख सकते हो, आप मौर्य पीरियड को देख सकते हो। हर पीरियड में आपको अलग अलग, अगर ब्राह्मण धर्म को समर्थन दिया जा रहा है शासकों द्वारा, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म को भी समर्थन दिया जा रहा है। तो थोड़ा भी लॉजिक लगाते, ऐसा बहुत रेयर एग्जांपल, मैंने कहा रेयर, एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एग्जांपल मिलता है जहां किसी शासक द्वारा धार्मिक कट्टरता का अनुसरण किया गया होगा। धार्मिक सहिष्णुता प्राचीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है, तो उस हिसाब से भी ये गलत हो जाएगा। ठीक, ये ब्राह्मणवादी परंपरा के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी ये दिया था, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। आप अभी मैंने आपको बताया था अमरावती और नागार्जुन कोंडा अपने बौद्ध स्थापत्य के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। अगर आपको वो भी तथ्य ध्यान में रहता तो भी आप ये सवाल सही कर सकते थे। पूछा है कौन सा सही है, पहला और दूसरा सही है, विकल्प ए उत्तर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। अब ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए उलगुलान से संबंधित है। दो स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा है कौन सा सही है। पहला देखो, यह आंदोलन दिकुओं और खूंट कट्टी कृषि व्यवस्था के टूटने के विरुद्ध निर्देशित था। बिल्कुल सही बात है। ये भी हमने एज इट इज सबने पढ़ा होगा, हमने भी, मैंने आपको अलग से एनसीईआरटी का टर्म मैंने कहा यूपीएससी ने पूछा है। एक बार यूपीएससी ने सिर्फ इतना सिंपल पूछ लिया कि उलगुलान संबंधित था, तो बिरसा मुंडा के जो बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह 1899-1900 में, उससे संबंधित है। तो एक तो यही आप ध्यान में रख लीजिए, उलगुलान। दूसरा, मैंने दीकू अलग से, आपको ये टर्म भी सबने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी आधारित टर्म है, बहुत ही कॉमन सामान्य सा टर्म है। तो दीकुओं के बारे में बात किया था। दीकू किसको कहते थे? जो बाहरी लोग थे, जनजातीय क्षेत्र में जो बाहरी लोगों का प्रवेश हुआ, जो महाजन, साहूकार, कॉन्ट्रैक्टर आए थे, उन सबको सम्मिलित रूप में दीकू कहा जाता था। तो इनके दीकुओं द्वारा जो जनजातीय लोग का शोषण किया जाता था, तो उनके विरुद्ध था। साथ ही साथ जो खूंट कट्टी प्रथा थी जनजातियों में, जो मुंडा जनजाति और अन्य जनजातियों में खूंट कट्टी प्रथा प्रचलित थी, अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व अधिक से अधिक वसूल करने के लिए इस खूंट कट्टी प्रथा को खत्म किया गया था या इसमें विघ्न डाला गया था। तो उसी के विरुद्ध ये मुंडा विद्रोह हुआ था। ठीक, तो ये सही बात है। दूसरा देखो, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया। ये भी सीएनटी एक्ट पारित किया, ये भी आपने पढ़ा ही होगा, मैंने भी डिटेल में बात करा था इसके बारे में। ठीक है, तो ध्यान ही होगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, विकल्प सी हमारा उत्तर हो जाएगा। आसान प्रश्न है कंपैरेटिवली, अगर हम पिछले अनुभव से तुलना करें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। इसमें 3 ऐतिहासिक व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं का नाम दिया गया है। पहला है एस ए डांगे,
इनकी रचना बताई गई है यहाँ पे, गांधी बनाम लेनिन, बिल्कुल सही है। 1921 में जो श्रीपद अमृत डांगे थे, इनके द्वारा एक पैम्फलेट टाइप का 60 पेज की पुस्तिका निकाली जाती है जिसका नाम था लेनिन वर्सेस गांधी। इसमें इन्होंने लेनिन और गांधी के विचारों, उनके दोनों के जो तौर तरीके हैं उसका कंपैरिजन किया था, तुलना किया था। और भारत के संदर्भ में, भारत की स्थिति में लेनिन के विचारों को अधिक महत्वपूर्ण माना था, अधिक जरूरी माना था। ठीक है, लेनिन सशस्त्र संघर्ष की बात करते हैं और गांधी जो है अहिंसा की बात करते हैं। तो इन्होंने गांधी की नीतियों की तुलना में लेनिन की नीतियों को भारत के लिए जरूरी माना था। भारत में जो वामपंथी आंदोलन है, मैंने समझाया होगा आपको, 1920 के दशक में वामपंथी आंदोलन का विकास हुआ। तो भारत में जो वामपंथी आंदोलन रहे उसके विकास में, उसको बढ़ावा देने में ये जो पैम्फलेट छपा था इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, गांधी वर्सेस लेनिन। थोड़ा सा इस जो बातें अभी हमने की इसको ध्यान में रखिएगा। 1921 में एक स्टेटमेंट के रूप में ये भी कभी दिया जा सकता है कि इन्होंने दोनों के तौर तरीकों की तुलना की और भारत के लिए ज्यादा जरूरी लेनिन के तौर तरीकों को माना। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा है एसएस गोलवलकर, जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अभी 100 वर्ष पूरा हुआ है। 1925 में स्थापित हुई थी और अभी 2025 में 100 वर्ष पूरा हुआ। उसी संदर्भ में आप ध्यान में रखिएगा। तो ये दिया गया है एसएस गोलवलकर हिंद स्वराज, ये गलत मैचिंग है। हिंद स्वराज गांधी जी की रचना है। ठीक है, गांधी जी ने 1908 में पहली बार मूलतः गुजराती में लिखा गया था, ध्यान में रखिएगा, मूलतः गुजराती में लिखा गया था। और 1908 में ये लिखा था जब वो लंदन से वापस फिर से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, वहीं पे इनिशियली ये भारत में बैन किया गया था अंग्रेजों द्वारा, ये हिंद स्वराज। तो ये वाला जो है मैचिंग, ये एसएस डांगे वाला जो श्रीपद अमृत डांगे है ये सही है। दूसरा ये गलत है, ये गांधी जी की रचना है ना कि एसएस गोलवलकर। जो एसएस गोलवलकर है, अभी मैंने बताया कि आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए, तो आरएसएस के जो प्रमुख होते हैं सरसंघ चालक, ये दूसरे सरसंघ चालक थे। इनकी 2 रचनाएं हैं, आप ध्यान में रखिएगा। एक तो आपको वी और आवर नेशनहुड डिनाइड, वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड है, और दूसरा एक इन्होंने बाद में 1960 में संभवतः प्रकाशित हुई थी, बंच ऑफ थॉट्स। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, एक तो बंच ऑफ थॉट्स, ठीक है, 1960 में ये आई थी। और इससे पहले इन्होंने वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड, ठीक है, इनकी 2 रचनाएं रही थी। ठीक है, एसएस गोलवलकर की। तीसरा है एमएन रॉय। एमएन रॉय जो है ये भी एक बहुत प्रसिद्ध वामपंथी नेता रहे थे। इंडिया डिवाइडेड इनकी रचना नहीं है। इंडिया डिवाइडेड जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, जिसमें संप्रदायवाद और भारत के विभाजन के संदर्भ में बहुत सारी बातों का उल्लेख किया गया है। तो ये राजेंद्र प्रसाद की रचना है। पहला केवल सही है, दूसरा तीसरा गलत है, तो विकल्प जो हो जाएगा केवल ए हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, गांधी वर्सेस लेनिन ऐसे डांगे, ये हिंद स्वराज गांधी जी की है और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 75। ये अगेन आपको भारत में जो संवैधानिक विकास हुए हैं उससे संबंधित है। ये भी बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, बहुत कॉमन, हालांकि थोड़ा सा इसमें कंपैरिजन करके आपको दे दिया गया 1909 और 19 के। इसमें 4 स्टेटमेंट दिया गया है। निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला है वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों का समावेश। दूसरा है केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका। तीसरा है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। और चौथा है प्रांतों में द्वैध शासन। पूछा है उपर्युक्त में से कितने प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1909 द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। देखो, ये भी अगेन जो स्लाइड्स मैंने शेयर किया था आपके साथ उसमें काफी डिटेल में समझाया हुआ है, हमने क्लास में भी काफी विस्तार से डिस्कस किया। बहुत ही सामान्य सी बातें हैं, सबको पता होगी। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों का समावेश पहली बार ये 1909 जो मार्ले मिंटो सुधार था उसी के बाद हुआ। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद करो, ये पहले भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुए थे। ठीक,
तो ये वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा, केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका, ये 1919 के अधिनियम में आया था। ठीक है, ये 9 में नहीं 1919 में आया था, तो ये नहीं होगा। तीसरा देखो, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, बिल्कुल सही बात। ये सबसे पृथक निर्वाचक, जो मार्ले मिंटो एक्ट या 1909 का अधिनियम था, उसकी सबसे विवादित प्रावधान जो था वो यही था, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, तो ये तो है। चौथा देखो, प्रांतों में द्वैध शासन, डायरकी की जो बात की गई थी, प्रोविंशियल डायरकी, ये 1919 में आया था। याद करो, विषयों को दो भाग में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरणीय। ठीक, 1919 के प्रावधान की विशेषता है, ना कि 1909 की। पूछा है कौन सा, कितना इसमें से है, तो केवल दो, पहला और तीसरा जो है 1909 से है, दूसरा और चौथा जो है ये 1919 के अधिनियम से है। स्पष्ट है। अंतिम प्रश्न हमारा, जो ये इतिहास कला अनुभव 2 में जो इतिहास कला संस्कृति के प्रश्न थे, उसका अंतिम प्रश्न, ये अगेन आर्ट एंड कल्चर से है, और इसमें अगेन ये 3 मैचिंग वाला दिया गया है। इसमें एक तरफ कुछ जो कला संस्कृति के रूप हैं उसकी चर्चा है, फिर वो श्रेणी पूछा गया कि मतलब ये क्या है, नृत्य है, चित्रकला है, क्या है, और कौन से क्षेत्र से संबंधित है। इसी फॉर्म में मैंने बार बार आपको कहा है डिस्कशन में कि ऐसे ही ध्यान में रखना है। पहला जो है बागुरुम्बा, ये पूछा है ये क्या है, तो नृत्य दिया है और ये कौन से क्षेत्र से है, मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, XYZ। तो बागुरुम्बा जो है ये एक डांस फॉर्म है, ठीक है, बिल्कुल सही है, एक फोक डांस है, मतलब क्षेत्रीय स्थानीय नृत्य है, और ये असम से संबंधित है। असम में भी स्पेसिफिकली जो बोडो समुदाय हैं असम के, उससे संबंधित रहा है बागुरुम्बा। मतलब समझ लो, अभी ये चर्चा में इसलिए रहा था कि अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा बागुरुम्बा 2026 एक सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लिया गया था, और साथ ही साथ वहीं पे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की भी मतलब का भी उद्घाटन किया गया था। ये PIB में भी न्यूज था, करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर आपने फॉलो करा होगा, तो उसमें भी ये न्यूज था, तो उसी से ये संबंधित। वहां पे ये बागुरुम्बा नृत्य प्रदर्शित किया गया था 10,000 से अधिक कलाकारों द्वारा, इसलिए ये चर्चा में रहा था, इसीलिए ये सवाल बना है। ठीक है, दूसरा देखोगे सोहराई। सोहराई जो है ये एक तो सोहराई पर्व भी होता है, अगर आप पूर्वी भारत से संबंधित हो, आते हो, तो आपको इसके बारे में पता होगा। बेसिकली ये झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, वहां के जनजातीय क्षेत्र में काफी प्रचलित रहा है। सोहराई एक मतलब समझ लो कि एक पेंटिंग का भी फॉर्म है, चित्रकला भी है, और एक फेस्टिवल भी है। ठीक है, दोनों चीज। आमतौर पे कार्तिक अमावस्या, जो दिवाली के आसपास जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे जो है अगर हम विकल्पों की बात करें तो चित्रकला हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये नृत्य है बागुरुम्बा, और ये असम से संबंधित है। सोहराई जो है ये चित्रकला हो जाएगा, और ये झारखंड से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा कि सोहराई एक पर्व भी होता है, फेस्टिवल भी है। ठीक है, इसमें मवेशियों को मतलब मवेशियों को सजाया जाता है, रंगा जाता है, जो पारंपरिक जनजातीय जीवन का ये है उससे संबंधित है। इस पेंटिंग की बात करें तो इसमें भी जो पारंपरिक जनजातीय जीवन है उसको प्रदर्शित किया जाता है सोहराई पेंटिंग में। ठीक है, तीसरा जो है पट्टचित्र, ये जो है चित्रकला है, और ये आपको उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। और पट्ट, दो शब्द हैं इसमें, पट्ट चित्र। पट्ट मतलब कपड़ा, और चित्र, कपड़ा पे जो चित्र उकेरा जाता है वही पट्ट चित्र। खास करके जो पुरी जगन्नाथ का क्षेत्र है उसके आसपास ये काफी लोकप्रिय है। भगवान कृष्ण की जो और उनसे संबंधित जो उनकी लीलाएं हैं उसका प्रदर्शन इस पे किया जाता है। तो ये भी एक मतलब फेमस स्थानीय कला के रूप में काफी लोकप्रिय है, आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। इस हिसाब से अगर हम उत्तर की बात करें तो पहला असम हो जाएगा, X में असम, तो A और D तो वैसे निकल जाएगा। दूसरा सैंड आर्ट नहीं है, सोहराई क्या है, चित्रकला है, तो C हो जाएगा हमारा आंसर। और तीसरे के लिए Z के लिए ओडिशा। ठीक है, तो ये थे अनुभव 2 के आपके इतिहास और कला संस्कृति के प्रश्न। उम्मीद है इससे आप लाभान्वित हुए होंगे। ऑल द बेस्ट।